हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन, जिसको हम इंटीग्रेशन में देखेंगे तो पार्शियल फ्रैक्शन बोला जाता है। अब जो ये पार्शियल फ्रैक्शन वर्ड है, इसको आप ध्यान रखेंगे। आपको इसको पहले समझना है कि पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है और इसकी हेल्प से हम इंटीग्रेशन कब करते हैं और क्या पहचान होती है क्वेश्चन में सॉल्व करने की। तो देखिए, इससे पहले हमने 7.4 प्रश्नावली पढ़ी है और उससे पहले आपने 7.32 के अंदर देखा है। तो 7.5 में हमने 7.4 में बेसिकली देखा था कि पूर्ण वर्ग के आधार पे हम क्या करते थे, इंटीग्रेशन करते थे। और ये भी आपको पता है कि पूर्ण वर्ग हम तभी लगा पाते हैं जब हर के अंदर द्विघात हो, वो भले अंडर रूट में हो या अंडर रूट के बाहर हो। अब इसके अलावा भी तो फलन हो सकते हैं, जरूरी थोड़े ही कि आपके पास में जो फलन है उसके हर में द्विघात ही हो। 3 घात भी हो सकती है, आगे भी ज्यादा हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो भी कोई फलन आ जाता है, उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड काम में लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली जो हर होता है वो गुणनखंड के रूप में आपके पास में होना चाहिए। ये सबसे बड़ी पहचान है। हर कैसा होना चाहिए, गुणनखंड में होना चाहिए। आप स्टार्टिंग की सारी बातें ध्यान से सुनना। मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड कब लगाया जाता है। तो यदि हमारे पास में कोई फलन है जिसके हर को आप गुणनखंड में व्यक्त कर सकते हैं। अब गुणनखंड है तो दो या दो से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। अब एक ही गुणनखंड है, जैसे आपके पास में आ गया और कुछ ऐसा है। अब इस टाइप का तो इंटीग्रेशन हम पढ़ते आ रहे हैं। इसका बेसिकली लिख लेंगे लॉग मोड के अंदर x माइनस ए। अब पहले से इंटीग्रेशन पढ़ते आ रहे हैं। अब इसके अलावा अगर माना दो गुणनखंड आ जाते हैं, जैसा कि आपको पहला पॉइंट दिख रहा होगा, तो ऐसे हमने 1 2 3 4 5 केस बना रखे हैं जो आपके पास में फलन के डिफरेंट डिफरेंट टाइप हो सकते हैं। अब दो गुणनखंड है x माइनस ए और x माइनस बी। अब ये तो हर की बात हुई। अंश में अगर पी एक्स प्लस क्यू का रूप है, जिसमें पी और क्यू का मान कोई भी नंबर हो सकता है वास्तविक संख्या में, तो हर के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, फलन को भिन्न के रूप में व्यक्त कर देते हो। ये फलन है और इस फलन को हम क्या करते हैं, भिन्न के रूप में व्यक्त करते हैं, ताकि आप इनको इंडिविजुअली इंटीग्रेशन कर सकें। जैसे ये डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए होता है, तो हम क्या लिखते हैं, लॉग में एक्स माइनस ए। ये तभी पॉसिबल है जब आपका हर कैसा हो, रेखिक पार्ट हो, लीनियर हो। ये लीनियर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस द्विघात वाले पार्ट को इस रूप में ले आएंगे, ए बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी। जहाँ ए और बी जो ऊपर कैपिटल लेटर में लिखे हैं कॉन्स्टेंट है और इनकी वैल्यू आप तुलना करके निकालोगे। इससे क्या होगा, आपके लेफ्ट साइड में जो लिखा हुआ है इसको अगर आप ऐसे व्यक्त कर लेते हो, तो हम इन राइट साइड वाले पार्ट का आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है इंटीग्रेशन के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से। या कोई फलन दे रखा है हमें जिसका हर गुणनखंड में है, तो इसके हम क्या करते हैं, आंशिक भिन्न रूप लिख लेते हैं, या इंग्लिश में बोले तो पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। और हर एक पार्शियल फ्रैक्शन किए हुए पार्ट का आप इंटीग्रेशन जानते हो या कर सकते हो। तो आपके पास में अगर फलन इस पहले रूप में दिखता है, तो आप ए बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी लिखोगे, जिसमें ए एंड बी की वैल्यू तुलना करके ज्ञात करेंगे। आगे मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तब आपको समझा दूंगा कि यहाँ पे ए और बी कैसे निकालेंगे। तो अभी तो क्या करना है, केवल फलन को ऐसा लिखना है, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, फलन को व्यक्त कर रहे हैं दूसरे रूप में। ऐसे आपके पास में पी एक्स प्लस क्यू है और नीचे दो है पर रिपीटेड है, एक्स माइनस ए का वर्ग आ जाता है। तो आपको क्या करना है, एक बार एक्स माइनस ए लिखना है ए के बटे में, और दूसरी बार बी के बटे में एक्स माइनस ए का वर्ग लिख लेना है। यानी रिपीट होता है, एक बार सिंगल लिखना है एक घात में और अगली बार लिखना है दो घात के अंदर। ओके, तो ये इसको व्यक्त कर लेंगे। ऐसे ही बटे में तीन आ जाते हैं, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी। तो कितने गुणनखंड हुए हर के अंदर, तीन हुए। अब तीन गुणनखंड आ जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, एक बार ए के नीचे पहला वाला गुणनखंड लिख लेंगे, फिर बी के बटे में दूसरा वाला और सी के बटे में तीसरा वाला। इसको बोलेंगे हम आंशिक भिन्न में बदल दिया है। तो एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी कितने हैं, तीन। तो इन तीनों के लिए यहाँ पे ए बी सी तीन कॉन्स्टेंट सामने लेके सॉल्व करेंगे। जब आप लेफ्ट को इस रूप में व्यक्त कर लोगे, जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया इस बॉक्स के रूप में, तो हम हर एक भाग का इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं इस सूत्र की सहायता से, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। इसकी सहायता से आसानी से आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। कंडीशन है आपको ए बी एंड सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो इस मेथड में जो कुछ मेहनत करनी है वो आपको ए बी एंड सी की वैल्यू निकालने के लिए करनी है। अगर आप ए बी एंड सी की वैल्यू निकाल लेते हो,
तो इंटीग्रेशन तो बहुत सिंपल हो जाता है उसके बाद में। और ये कॉम्प्लिकेट जो प्रॉब्लम थी, इस कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये भिन्न का रूप लिखना आना चाहिए और उसके बाद में एबीसी की वैल्यू। तो बेसिकली आपने पहला, दूसरा और तीसरा पॉइंट देखा तो समझ में आ गया होगा। अगर दो गुणनखंड है तो हम दो भिन्न रूप लिखेंगे, तीन है तो तीन भिन्न रूप आ जाएंगे। अब इसमें भी हो सकता है एक रिपीट हो जाए। क्या हो जाए? एक रिपीट हो जाए तो एक्स माइनस ए का वर्ग और एक्स माइनस बी। अब ये भी तो क्या तीन घात है, एक रिपीट हुआ है और एक सिंगल रह गया तो तीन हो गए। तो इसमें क्या करेंगे, एक बार सिंगल एक एक्स ए के बटे में एक्स माइनस ए लिखेंगे, फिर बी के बटे में एक्स माइनस ए का वर्ग लिखेंगे और प्लस सी के बटे में एक्स माइनस बी लिखेंगे। अब आपके दिमाग में ये सवाल अगर नहीं आया तो आना भी चाहिए कि ऐसा क्यों लिखते हैं। तो बच्चों, अगर आप इसको लघुत्तम लेके सॉल्व भी करोगे जो राइट साइड में, तो लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तो ये बिल्कुल इसी पैटर्न का निकल के आएगा। जब इन लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे तो इनके गुणांक वगैरह हर के अंदर कुछ ऐसे ही बनेंगे जैसे यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर है। अब एग्जैक्टली पी और क्यू तो नहीं बनेंगे, बस इसी फॉर्मेट में बनेंगे। जब मैं कह रहा हूँ कि राइट वाले पार्ट को आप लेफ्ट के रूप में लघुत्तम लेके देखोगे तो मिल जाएगा, तो क्या हम लेफ्ट को राइट में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो आपका काम, ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसको राइट में कन्वर्ट करने से इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा, इसलिए ऐसा लिखते हैं। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं क्लास में भी कि सर ऐसा क्यों लिखते हैं, तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि ये जो राइट वाला पार्ट लिखा हुआ है इस बॉक्स के अंदर, अगर आप इसका लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम लेने के बाद में बटे में तो क्या आएगा, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी आ जाएगा। देखो मैं वापस क्लियर कर लेता हूँ डाउट है, क्योंकि ये बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। कई बच्चों को ये दिमाग में लास्ट तक क्लियर होता ही नहीं कि ऐसा लिखा तो क्यों लिखा है। अब देखो ए के साथ में क्या आएगा, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी, लघुत्तम लेके सॉल्व करेंगे। फिर बी के बाद लिखेंगे तो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस सी, और यहाँ पे प्लस सी के साथ में एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे जब हर वाले भाग को सॉल्व करोगे तो हर का एक ऊपर जो पार्ट आएगा ना वो एक द्विघात बन के आएगा। सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, द्विघात, और नीचे एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी और एक्स माइनस सी आ जाएगा। अब मैं कह रहा हूँ एग्जैक्टली जरूरी नहीं द्विघात ही आए, हो सकता है कि यहाँ पे पी की वैल्यू 0 आ जाए, इस तरीके से ये एक्स स्क्वायर के गुणांक एडजस्ट हो जिससे वो आपस में कट जाए, तो रेखिक भी आ सकता है। लेकिन जो भी बनेगा वो प्रॉपर रूप अगर देखेंगे तो एक द्विघाती बनेगा, पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर का रूप बनेगा। तो आप भले लेफ्ट को राइट में लिखें या राइट वाले को लेफ्ट में लिखें, बात तो एक ही है। हमें दे रखा हुआ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेफ्ट वाला पार्ट दे रखा हो, जितने भी लिखे हुए फलन के रूप ऐसे दे रखे होंगे, और इनको हम कन्वर्ट करेंगे आंशिक भिन्न के रूप में, और आंशिक भिन्न के बाद में इंटीग्रेशन ईजी हो जाता है। तो आई थिंक मेन पॉइंट समझ गए होंगे कि ऐसा क्यों लिखा जाता है, ताकि आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकें। अब चौथा पॉइंट भी क्लियर हो गया हो। अगर रिपीट हो जाए कोई भी एक, जैसे यहाँ पे घात 2 है तो आपको क्या करना है, एक बार घात लेके लिखना है और दूसरी बार 2 घात लेके लिखना है, ठीक है। और लास्ट में एक्स माइनस बी है वो सी के बटे में लिख लेंगे। अब लास्ट वाला पॉइंट दिख रहा है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले पॉइंट में क्या लिखा है, एक अकेला गुणनखंड है और जो साइड में लिखा हुआ है एक द्विघात है हर के अंदर। अब इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगी, 3 ही घात बनेगी। आप देखो तीसरा, चौथा और पांचवा पॉइंट ये एक ही है। तीसरे पॉइंट में तीनों गुणनखंड अलग अलग हो, दूसरे में बताया है चौथे पॉइंट में कि एक गुणनखंड में रिपीट हो रहा है और दूसरा अकेला है, तो ये भी ओवरऑल तो 3 घाती है। और नीचे वाले में एक लीनियर हो और बचा हुआ पार्ट द्विघात हो, और इस द्विघात को आगे गुणनखंड नहीं किया जा सकता। जब आगे गुणनखंड नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है, जब आगे गुणनखंड नहीं करेंगे तो उसके आंशिक भिन्न या पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लिखना होता है। तो पहले तो इसको देखिए, एक्स माइनस ए, तो इसके लिखेंगे ए अपॉन एक्स माइनस ए, प्लस ये जो गुणनखंड नहीं कर रहे हैं इसकी वजह से क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बी एक्स प्लस सी, और बटे में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो ध्यान रखना है जब गुणनखंड नहीं होगा तब हर के अंश के अंदर बी एक्स प्लस सी लिखना है। ओके, अब ये भी यही तरीका है कि आप लघुत्तम लोगे सॉल्व करने पे वापस घूम फिर के यही आएगा। तो आपको जब गुणनखंड नहीं हो उस कंडीशन में बी एक्स प्लस सी लिखना है। क्या लिखना है, बी एक्स प्लस सी। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियरिटी से समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिमाग लगाना है। तो मैं कहूँगा ये एक बार पॉइंट आप देख लो, अगर एक एक है तो ए के बटे में एक्स माइनस ए, ए के बटे में एक्स माइनस बी लिखना है, 2 गुणनखंड है। ऐसे 3 है तो ए बी सी 3 कॉन्स्टेंट आ जाएंगे। अब कोई रिपीट होता है तो एक बार एक घात में लिखना है और अगली बार 2 घात में लिखना है। ओके, और अगर गुणनखंड नहीं हो 5वें पॉइंट में देख रहे होंगे तो ऊपर लिखना है बी एक्स प्लस सी। तो बच्चों ये तो स्टार्टिंग मैंने जो समझाया है
ये इसका थ्योरी पार्ट था जो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ए एंड बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड की तुलना करनी पड़ेगी। ओके, अब आप कई सारे क्वेश्चन देखोगे, जैसे द्विघात के देखेंगे, तो आप इसको पूर्ण वर्ग विधि से भी सॉल्व कर सकते हो और भिन्न रूप से भी सॉल्व कर सकते हो। अब वो आपके हाथ में है कि आप किस मेथड से यूज करना चाहते हो, लेकिन हाँ, तीन घात वाला जो पार्ट आएगा वो केवल और केवल आंशिक भिन्न से ही सॉल्व हो सकता है। अब आगे क्वेश्चन के थ्रू आपको बाकी बात समझाऊंगा। आपको माना ये पहला क्वेश्चन दिख रहा है, तो क्या करना है कि इसको आपको सॉल्व करना है। तो इससे पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें जो हमारे पास में फलन आएगा, तो दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है परिमेय फलन, परिमेय फलन तो होते ही हैं सब, ठीक है। तो इसमें एक होता है उचित फलन, ठीक है, और एक होता है, दूसरा होता है अनुचित फलन। अब हम जो भी पार्शियल फ्रैक्शन लिखते हैं वो उचित फलन के लिखते हैं। उचित फलन का मतलब क्या है, जब आपके पास में अंश की घात हर से कम हो, अंश की घात क्या होनी चाहिए, हर से कम होनी चाहिए, तब उसको बोलते हैं उचित फलन। और उचित फलन का हम आंशिक भिन्न आसानी से लिख सकते हैं। अब अनुचित कब माना जाएगा, जब अंश की घात हर के बराबर या ज्यादा हो। जब अंश की घात हर के बराबर आ जाए या उससे ज्यादा आ जाए, तब उसको बोलते हैं अनुचित फलन। और अनुचित फलन को उचित बनाना पड़ेगा, और उचित फलन का ही हम क्या करेंगे, जो फलन उचित होते हैं उसी के लिए आप क्या कर सकते हो, आंशिक भिन्न लिख सकते हो। उचित फलन बनाने का तरीका क्या होता है, तो उसका तरीका रहेगा कि आप अंश में हर का भाग दे दोगे। अब देखो, आपके पास में जो भी क्वेश्चन आएंगे, तो आप पहले चेक करोगे वो परिमेय फलन है या नहीं है। परिमेय फलन है, इस बात की पहचान बतानी चाहिए कि अंश की घात हर से कम होनी चाहिए। अगर अनुचित फलन है तो इसकी पहचान क्या होगी, हर की घात और अंश की घात की तुलना करेंगे तो अंश की घात ज्यादा होगी या बराबर होगी। तो ऐसे दो तीन क्वेश्चन है जिसमें आपको अनुचित फलन देखने को मिलेगा। तो हम क्या करें, अनुचित वाले को उचित फलन बनाएंगे, और उसके लिए आपको अंश में हर का भाग देना पड़ेगा। और अगर वो प्रॉपर उचित फलन है, यानी अंश की घात हर से कम है, तो डायरेक्टली आप आंशिक भिन्न रूप लिखोगे, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे तो अंश की घात में कितना, एक्स की घात 1 है और नीचे 2 गुणनखंड है। तो ऊपर 1 घात है, नीचे 2 घात है, इसका मतलब ये उचित है और उचित फलन है। तो आप क्या कर सकते हो, उसको डायरेक्टली आंशिक भिन्न में ले जा सकते हो। तो पहले तो इंटीग्रेशन लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, x+1 और ये x+2। अब देखो, हमारे पास में फलन पता लग गया है, तो आप क्या करोगे, इसको आंशिक भिन्न रूप में लिखोगे। आंशिक भिन्न रूप क्या बनेगा, तो आंशिक भिन्न लिखना किसका है, उसको आप लिखोगे। इंटीग्रेशन बच्चे बहुत बाद में होता है, आपको पहले तो इसको आंशिक भिन्न लिखना होता है बस, और कुछ नहीं। तो x+1 और x+2 है, तो एक बार लिखेंगे a के बटे में x+1, फिर लिखेंगे b के बटे में x+2। इतना समझ में आ गया। अब मेन मेहनत क्या है, यहाँ पे आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करनी है, a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और a एंड b की वैल्यू आ गई तो एक तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया पूरी तरह से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लघुत्तम लेंगे। तो देखो लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, ये x+1 और यहाँ पे आ जाएगा x+2। तो a के साथ में x+1 नहीं, a के साथ में आ जाएगा x+2 और b के साथ में x+1, राइट। और इधर देखेंगे तो ये बटे वाला पार्ट इनमें लेफ्ट साइड तो वैसे ही है। अब दोनों को काटने के बाद देखेंगे तो a और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे तो x के गुणांक में क्या आएगा, ax प्लस bx में से x कॉमन लेंगे तो a प्लस बी, और कॉन्स्टेंट भाग देंगे तो ये 2a प्लस बी। अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, यहाँ से a एंड b की वैल्यू निकालने के लिए गुणांकों की तुलना करने पर क्या करेंगे, गुणांकों की तुलना। तो गुणांकों की तुलना करेंगे तो बताएंगे x का गुणांक, क्या लिखेंगे, x का गुणांक। बताओ x का गुणांक लेफ्ट में कितना है, 1, और राइट में कितना है x का गुणांक, a प्लस बी। तो यहाँ से आप कह सकते हो a प्लस बी बराबर 1। ये समीकरण नंबर 2, ये जो स्टार्टिंग में मेरे पास में आया तो समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब अचर पद, अगला कौन सा गुण आएगा, अचर पद।
तो अचर पद इसमें कितना है, लेफ्ट में कोई नहीं है, 0, और राइट साइड में अचर पद कितना है, 2a प्लस बी है। तो यहाँ से आप कह सकते हो 2a प्लस बी बराबर 0, और इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी। अब इनको आप सॉल्व करेंगे तो ए एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो अभी तक हमने क्या किया है, आंशिक भिन्न में लिखने के बाद लघुत्तम लिए, एक समीकरण बन गया, और इस समीकरण में गुणांकों की तुलना करिए, एक x का गुणांक और अचर पद। जैसे गुणांकों की तुलना करोगे तो आपके पास में 2 समीकरण आ जाएंगे, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है। तो आप सॉल्व करने के लिए डायरेक्टली इसको घटा देंगे, तो -a बराबर 1, यानी a बराबर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1, आगे की वैल्यू -1। अब ऐसे a की वैल्यू -1 है, इसको ऊपर रख लेंगे, तो b की वैल्यू यहाँ से बच्चों 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 2। आई थिंक यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं आएगी। a की वैल्यू इस समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, तो a एंड b की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्या करना है, वो फिक्स है, a तथा b का मान, a तथा b का मान रखने पर a और b का मान रख देंगे, कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। अब a और b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x और x प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 2 बराबर a का मान कितना है, -1 बटे में x प्लस 1, b का मान कितना है, 2 और बटे में x प्लस 2। आ गया समझ। अब देखो ये तुम्हारे पास में जो फलन था ये टूट के भी ऐसा बन गया, यानी आंशिक भिन्न में ये आ गया है। अब समाकलन कर देते हैं, क्या करेंगे, अब समाकलन करने पर, अब जैसे समाकलन करेंगे तो ये x यहाँ पर dx, x प्लस 1 और ये x प्लस 2। अब समाकलन करना है तो राइट साइड में भी समाकलन का साइन लगा देंगे, तो माइनस आगे आ जाएगा, dx बटे x प्लस 1, और इंटीग्रेशन के अंदर 2 आगे आ जाएगा, और यहाँ पे x प्लस 2 हो जाएगा, राइट। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, लॉग मॉडुलस के अंदर x प्लस 1 और 2, और लॉग मॉडुलस के अंदर x प्लस 2। अब देखिए इंटीग्रेशन बहुत ही यहाँ पे स्मॉल पार्ट होता है, एक तरीके से इंटीग्रेशन जो यहाँ पे आंशिक भिन्न की सहायता से करते हैं, मेन काम होता है वो आंशिक भिन्न का ही है पूरा खेल। अब ये लॉग की दोनों पार्ट है, तो आप यहाँ पे लॉग की पूरी प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर सकते हो। तो लॉग की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये जो घात आगे दिख रही है 2, इसके ऊपर ले जाओगे तो ये ऐसा हो जाएगा, x प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का लॉग x प्लस 1, यानी माइनस वाला पार्ट पीछे लिख दिया मैंने, राइट। अब लॉग x माइनस लॉग y हो तो एक ही लॉग के अंदर आप क्या लिख सकते हो, एक ही लॉग के अंदर लिख सकते हैं लॉग x बटे y, तो लॉग x प्लस 1 का स्क्वायर बटे x प्लस 2 और ये प्लस का c, तो ये फाइनल इसका आंसर हो जाएगा। यानी लॉग की प्रॉपर्टी से इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो आपको क्वेश्चन के अंदर ये पहचान में आना चाहिए कि यहाँ पे आंशिक भिन्न लगेगा, और उसके बाद a एंड b की वैल्यू निकालनी कैसे, ये आपने यहाँ पे देख लिया कि गुणांकों की तुलना करके निकालनी है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे a एंड b निकालने की एक शॉर्टकट विधि भी है, a एंड b निकालने की क्या है, शॉर्टकट विधि भी है। अब a एंड b की वैल्यू निकालने की जो शॉर्टकट विधि है वो भी आपको पता होनी चाहिए कि शॉर्टकट विधि क्या है, उसमें कैसे हेल्प लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अब शॉर्टकट विधि समझाता हूँ जिससे आप a एंड b की वैल्यू निकाल सकते हो। तो a पहले क्वेश्चन है, अब यहाँ पे मैं आपको बस a एंड b की शॉर्टकट विधि निकालने का तरीका बताता हूँ, और वो भी आप अच्छे से सीख जाओगे तो आपका कहीं के टाइम बचेगा। शॉर्टकट विधि, अब शॉर्टकट विधि के अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको वो काम तो बिल्कुल एज इट इज करना है, स्टार्टिंग में आंशिक भिन्न लिख लेने। तो आंशिक भिन्न लिखेंगे तो क्या होगा, a के अपॉन में x प्लस 1 और b के बटे में x प्लस 2। अब आप यहाँ पे तुलना करोगे, सॉरी लघुत्तम लोगे, तो x प्लस 1 और x प्लस 2 लेफ्ट साइड रख दी मैंने। अब a इसके साथ में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 और b इसके साथ में x प्लस 1 और अपॉन में x प्लस 1 और x प्लस 2, बटे वाला पार्ट कट जाएगा, तो a यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2 प्लस b और ब्रैकेट में x प्लस 1। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी की सहायता से आपको a एंड b की वैल्यू निकालनी है। पिछले में हमने क्या किया था, गुणांकों की तुलना करी थी, और यहाँ पे आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है। तो आप a की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इस समीकरण में ऐसा x का मान रखो जिससे b का गुणांक घट जाए। ध्यान से मेरे शब्द सुनना कि a का मान चाहिए तो आप क्या करोगे, b की वैल्यू
जीरो हो जाए ऐसा एक्स का मान, बी का गुणांक जीरो हो जाए ऐसा एक्स ढूंढिए। तो बच्चों ऐसा एक्स है एक्स इक्वल टू -1। कौन सा है? एक्स इक्वल टू -1, क्योंकि एक्स इक्वल टू -1 पे बी का जो गुणांक है जीरो हो जाएगा और इसमें केवल ए बचेगा, तो ए वैल्यू। तो एक्स इक्वल टू -1 रखना है ए इक्वेशन 1 में, तो -1 इक्वल टू ए -1 प्लस 2। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो -1 बराबर यहाँ पे कितना आएगा ए, तो ये आपके पास में ए की वैल्यू आ गई। अब बी की वैल्यू चाहिए, तो बी के अलावा जो कुछ है उसका गुणांक जीरो कर दो। तो बी के अलावा ए का गुणांक x प्लस 2 है और इसको जीरो करना है, तो x की जगह कितना रखना पड़ेगा -2। तो x की जगह -2 रखेंगे तो ये ए का गुणांक तो जीरो हो जाएगा, ए का गुणांक तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, और बी की वैल्यू आप लिखोगे तो -2 प्लस 1। अब यहाँ से देखेंगे तो कितना आ रहा है, ये -b इक्वल टू -2, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। समझ गए? आपको डायरेक्टली ए एंड बी की वैल्यू मिल जाएगी। अब बच्चों हो सकता है आपको पिछले वाले मेथड से और इस मेथड में लगे तो कि ये पिछला वाला थोड़ा सा आसान लगे, लेकिन आप यकीन मानिए ये जब आंशिक भिन्न के अंदर ए बी एंड सी तीन वैल्यू आ जाएगी तो उसमें ये शॉर्टकट विधि बहुत आसान हो जाती है और आप बिल्कुल बोर्ड में बेझिझक लगा सकते हो शॉर्टकट विधि, कोई इसके लिए मना नहीं करेगा कि आपने क्यों लगा दी। आपका काम है ए एंड बी की वैल्यू निकालना। आप कैसे मेथड से निकालते, किस तरीके से निकालते वो आपकी चॉइस है। तो क्या करना है, ए की वैल्यू चाहिए तो बी का गुणांक जीरो कर दो, और बी की वैल्यू चाहिए तो ए का गुणांक जीरो कर दो, ऐसा एक्स आपको ढूंढना है और वो दोनों साइड में रख लेना है। अब आप इस चीज को नेक्स्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना शॉर्टकट के लिए। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है। अब होने को तो ये आप चाहो तो पिछले वाले सूत्र से कर सकते हैं, क्योंकि हमने ये पढ़ रखा है dx बटे में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अगर आ जाए तो इसका होता है log x माइनस ए और x प्लस ए, ये होता है इंटीग्रेशन का सूत्र। तो देखो ये वाला क्वेश्चन, तो अगर आप चाहो तो पिछली प्रश्नावली के अकॉर्डिंग 9 है तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 ए का मान 3 है तो 1/2 log x माइनस ए एन एक्स प्लस 3 और ऊपर x माइनस 3 आ जाएगा, और उसको सॉल्व करेंगे तो 1/6 log x माइनस 3 और x प्लस 3। तो मैंने आपको बोला भी था कि द्विघात वाले क्वेश्चन आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक पिछला वाला तरीका था जो ये सूत्र वगैरह सॉल्व करते थे, तो इससे तो ये क्वेश्चन हो ही जाएगा जल्दी। लेकिन यहाँ पे हमारा इंटेंशन ये नहीं है कि हमें इस तरीके से सॉल्व करना है, आपको इसको आंशिक भिन्न से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको आप अगर गुणनखंड के रूप में देखना चाहो तो लिख सकते हो एक्स माइनस 3 और एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं। अब नीचे देखो कितने गुणनखंड आ गए, 2। तो मैं यहाँ पे आंशिक भिन्न रूप लिखूंगा। आंशिक भिन्न के अंदर इसको फलन का पार्ट देखना है तो एक्स माइनस 3 और ए एक्स प्लस 3 है। अब इसके आंशिक भिन्न बनाएंगे तो ए के बटे में एक्स माइनस 3 प्लस बी के बटे में एक्स प्लस 3 आ जाएगा। अब आप नेक्स्ट इसके तुलना करोगे लघुत्तम लेके तो x प्लस 3 और यहाँ पे आ जाएगा a ब्रैकेट में x प्लस 3 प्लस b ब्रैकेट में x माइनस 3। क्या कर दिया मैंने, लघुत्तम ले ली। अब बटे वाले दोनों पार्ट कट जाएंगे तो 1 इक्वल टू आ गया a x प्लस 3 प्लस b x माइनस 3। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब ध्यान से सुनो, शॉर्टकट विधि से आपको a निकालना है। तो a निकालना है तो b के गुणांक को जीरो कर दो, तो b का गुणांक जीरो तभी होगा जब x इक्वल टू 3 रखेंगे। तो आप कहोगे x इक्वल टू 3 रखने पर, अब रखना क्या है, इसी इक्वेशन में रखना है तो 1 कांस्टेंट है इसलिए 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 3 प्लस 3, इसका मतलब 1 इक्वल टू 6a हो जाएगा। और यहाँ से आप a की वैल्यू निकालेंगे तो 1/6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, 1/6, राइट। अब b की वैल्यू चाहिए तो a का गुणांक जीरो कर दो, और a का गुणांक जीरो तभी होगा जब x की वैल्यू -3 होगी। तो अगले में x इक्वल टू -3 रखने पर लेफ्ट में 1 रहेगा b, और यहाँ पे -3 रखेंगे तो -3। अब यहाँ से देखेंगे तो 1 इक्वल टू माइनस का 6b, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/6 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 1/6। ओके, अब इन दोनों वैल्यू को यहाँ पे रख दो इस इक्वेशन में, या ये जो आपके पास में a एंड b की वैल्यू निकल के आएगी वहां पे।
अब ए और बी की वैल्यू निकल के आ गई, ये आपको लेफ्ट में x माइनस 3 और ये x प्लस 3 दिख रहा होगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1/6 और बटे में x माइनस 3, b की वैल्यू कितनी है -1/6 और बटे में x प्लस 3 है। अब आप सीधे सीधे समाकलन कर दो। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ऐसा जरूरी नहीं है जिस तरीके से हम सॉल्व करें वैसे करना है। आप यहाँ पे आंशिक भिन्न सीख रहे हो, इसलिए मैं इसको प्रॉपर तरीके से कर रहा हूँ। बाकी आप ये जो ऊपर बताया इसी तरीके से एग्जाम में तो करके आना, ठीक है। इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6 तो बाहर आ गया, dx अपॉन x माइनस 3 और यहाँ पे -1/6 बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 3। अब देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/6 dx अपॉन x माइनस 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग में x माइनस 3 और यहाँ पे देखेंगे तो लॉग मोड x प्लस 3, राइट। अब आप देखो दोनों ही लॉग के पद हैं, 1/6 बाहर ले लिया जाए तो लॉग की प्रॉपर्टी से ये x बटे y वाला पद बन जाएगा और यहाँ से ये आ जाएगा, जो कि आपने देखा हो तो ऊपर डायरेक्टली आपको मिल गया था। तो बेसिकली आंशिक भिन्न के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, दिए गए फलन को आंशिक भिन्न में तोड़ देते हैं। आंशिक भिन्न में तोड़ने के बाद a एंड b की वैल्यू निकालनी है और वो a एंड b की वैल्यू अगर आपकी सही आ जाती है तो आपको फिर इस क्वेश्चन के अंदर इंटीग्रेशन में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी, राइट। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आप देखोगे तो कितने बटे में गुणनखंड दे रखे हैं, 3 गुणनखंड दे रखे हैं, दिख रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे जो देखेंगे तो इंटीग्रेशन के रूप में अगर इसको देखते हो तो इंटीग्रेशन में आपको दिखेगा 3x माइनस 1, ये तो हर है अंश है और हर के अंदर क्या आ जाएगा x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। अब आंशिक भिन्न इसका लिखना है तो आंशिक भिन्न किसका आंशिक भिन्न लिखेंगे, ये जो फलन दे रखा है इसका, तो 3x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। क्या बनेगा आंशिक भिन्न, कितने गुणनखंड है 1, 2 और 3 है, तो a के बटे में x माइनस 1, b के बटे में x माइनस 2 और c के बटे में x माइनस 3 और इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे लघुत्तम ले लेने। जब इसके लघुत्तम लेंगे तो लेफ्ट पार्ट में तो कोई छेड़छाड़ी होगी नहीं, इसलिए जो है उसको मैं यहाँ पे कंटिन्यू लिख रहा हूँ। अब बताओ इस वाले के लघुत्तम कितने आएंगे, तो आपको तीनों है, इनका मल्टीप्लिकेशन का लघुत्तम आ जाएगा। अब a के साथ में लिखेंगे तो क्या आ जाएंगे x माइनस 2 और x माइनस 3, प्लस b के साथ में लिखेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 3 आ जाएंगे, प्लस c के साथ लिखेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 2 आ जाएंगे। दोनों के हर तो कट गए होंगे तो अंश वाले पार्ट को लिख लेंगे 3x माइनस 1 बराबर a x माइनस 2 x माइनस 3, b x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 और x माइनस 2। अब यहाँ के बाद में बेसिक तो ये कहता है कि आप प्रॉपर इसको खोल दें और गुणांकों की तुलना करें। तो जब सॉल्व करेंगे तो राइट साइड में एक्स स्क्वायर भी बनेगा, एक्स भी बनेगा, गुणांक में कुछ और कॉन्स्टेंट भी बनेगा। अब इनको तुलना करोगे, 3 समीकरण 3 अज्ञात राशि को सॉल्व करेंगे और वहां से एबीसी की वैल्यू मिलेगी। अब मैंने तो बोल दिया कि इनको तुलना करनी है, 3 समीकरण बन जाएंगे, उसके अंदर 3 अज्ञात राशि रहेगी एबीसी, उनको सॉल्व करेंगे एबीसी की वैल्यू मिलेगी। लेकिन ये बहुत टफ प्रोसेस है, आपको यहाँ से एबीसी की वैल्यू निकालना। तो यहाँ पे आपको शॉर्टकट विधि बहुत मदद करेगी। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दिमाग लगाओगे कि मुझे ए की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए ए की वैल्यू, तो बी और सी के गुणांक की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब बी और सी के गुणांक एक साथ कुर्बानी ले दें तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसा एक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें बी का गुणांक भी खत्म हो जाए और सी का गुणांक। देखो बी का गुणांक पे खत्म होने के लिए ये x माइनस 1 और ये x माइनस 2, यहाँ पे x माइनस 1 दिख रहा है। अगर ये x माइनस 1 में x की जगह 1 रख दिया जाए तो ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और इधर भी 1 माइनस 1 0 और 0 गुणा सी खत्म, 0 गुणा बी ये भी खत्म। तो कहने का मतलब x की वैल्यू अगर 1 रख दी जाए तो हमारे पास में b और c के गुणांक तो आएंगे नहीं, 0 हो जाएंगे, तो बचेगा केवल a का गुणांक ही और वहां से आपको a बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो x इक्वल टू कितना रखेंगे 1, तो 3 into 1 यहाँ पे रहेंगे।
तो a 1 माइनस 2 और यहाँ पे 1 माइनस 3। बाकी के जो गुणांक आएंगे वो बच्चों जीरो हो जाएंगे। आपको समझ में आ रहा है क्यों जीरो हो जाएंगे? ये 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 यहाँ पे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे तो ध्यान से देखना, लेफ्ट वाला पार्ट तो कितना होगा 3 माइनस 1, ये हो गया 2, और राइट पार्ट में कितना आएगा a के साथ में -1 और -2, तो ये आ जाएगा 2a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। आई थिंक यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको किसी को भी समझने में। अगला देखिए, अगर मुझे b का गुणांक चाहिए तो b के गुणांक के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? b की वैल्यू चाहिए तो a और c के गुणांक खत्म करने पड़ेंगे। तो a और c के गुणांक खत्म तभी होंगे जब देखो a x-2 दिख रहा है और c के अंदर भी गुणांक में x-2 है। तो आप क्या करोगे? x की जगह 2 रख दो। x की जगह कितना रख दें? 2। तो इधर x की जगह 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 माइनस 1। अब a का गुणांक खत्म हो गया तो a इंटू 0 हो जाएगा। b के साथ में क्या आएगा बताओ? तो आप कहोगे 2 माइनस 1 आएगा और यहाँ पे 2 माइनस 3 और c के साथ में जो आएगा वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो 3 इंटू 2 6 माइनस 1 5, यानी ये तो हो गया 5। राइट साइड बताओ कितना आएगा? 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 -1, तो ये आ जाएगा माइनस का b। तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? माइनस का 5 आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस का 5। अब तीसरा पार्ट है, x की जगह कितना रखेंगे? 3। आप बताओ, मैंने डायरेक्टली बोल दिया x की जगह 3 रखेंगे। c का गुणांक चाहिए तो a एंड b के गुणांक की कुर्बानी देनी है, और a के b के गुणांक की कुर्बानी x इक्वल टू 3 पे लग जाएगी, तो क्योंकि x इक्वल टू x माइनस 3 दोनों में, तो x इक्वल टू 3 रखते हैं। x इक्वल टू 3 रखेंगे तो a का गुणांक खत्म हो गया, b का गुणांक भी खत्म हो जाएगा, और c के साथ में जो लिखेंगे वो क्या आएगा? 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2। अब देखो यहाँ सॉल्व करेंगे तो तुम्हारा ये हो जाएगा 3 9 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, और इसको देखेंगे तो 3 माइनस 1 यानी 2c आ जाएगा। राइट, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 4। अब देखो, भले ही आपको लग रहा होगा थोड़ी सी कैलकुलेशन हुई, लेकिन आप प्रॉपर मेथड से जाओगे उससे तो बहुत जल्दी आंसर निकल के आ गया a b एंड c की वैल्यू। अब आप इनके मान रख दो समीकरण 1 में, a b तथा c का मान क्या रखना है? समीकरण 1 से। जब समीकरण 1 में रखेंगे तो 3x माइनस 1 बटे में x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 के बराबर लिखेंगे। तो a की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 अपॉन x माइनस 1। b की वैल्यू -5 है, तो -5 बटे x माइनस 2, और c की वैल्यू कितनी है? 4, तो बटे में x माइनस 3। हो गया अलग अलग a b c की वैल्यू आ गई। अब क्या करें? समाकलन करने पर जब समाकलन की बात आएगी तो समाकलन का साइन लगा देना है, 3x माइनस 1 dx, और यहाँ लिखेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर लिखेंगे तो dx, ये x माइनस 1 इधर कॉन्स्टेंट है 5 बाहर आ गया होगा, और x माइनस 2 और इसमें कॉन्स्टेंट कितना है? 4, ये बाहर आ गया होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये लॉग x माइनस 1, और यहाँ पे देखेंगे तो 5 लॉग x माइनस 2, और अगले में देखेंगे तो 4 लॉग x माइनस 3। लास्ट में कितना है यहाँ देख लेंगे, नीचे जगह की थोड़ी सी इशू है, तो 4 लॉग x माइनस 3 प्लस c। ओके, तो आई थिंक अगर कुछ सिंप्लीफाई नहीं कर रहा है तो ये आंसर होना चाहिए। तो आपने देखा होगा इंटीग्रेशन बस इतना सा है, लास्ट वाला पार्ट मेन जो मेहनत है आपको a b एंड c की वैल्यू निकालने में। अब a b एंड c की वैल्यू निकालने के लिए भी आपके पास में शॉर्टकट है। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको इन टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आनी चाहिए, क्योंकि सिंपली आप वैल्यू पुट करते जाएंगे तो आपको a b एंड c की वैल्यू मिल जाएगी। बस ध्यान ये रखना है कि जिसको आपको चाहिए उसके अलावा जो पद बच जाते हैं इनके गुणांकों को आपको 0 करना है। अब कौन से गुणांक को 0 करने के लिए क्या एक्स रखना पड़ेगा वो आपके सामने क्वेश्चन डिसाइड करेगा। तो आप ऑन द स्पॉट क्वेश्चन के अंदर सोचोगे तो आपको मिल जाएगा कि कौन सा एक्स रखना पड़ रहा है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की कॉपी है। यहाँ पे 3 गुणनखंड दिख रहे होंगे, तो आप इसको सॉल्व करते समय जब इसको सॉल्व करेंगे पहले इंटीग्रेशन के रूप में इसको देखेंगे, तो ये देखिएगा x dx अपॉन
x माइनस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3। अब हमें पता है कि 3 गुणनखंड है, हमारे पास में आंशिक भिन्न के अलावा कोई रास्ता नहीं है इसको सॉल्व करने का, तो आंशिक भिन्न लिख लेंगे जो फलन दे रखा है। क्या आएंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1, b अपॉन एक्स माइनस 2 और c अपॉन एक्स माइनस 3। अब नेक्स्ट इनको वही रहने दो, लेफ्ट साइड को दो और राइट साइड में आप लघुत्तम ले लो। तो जब लघुत्तम वाला पार्ट देखेंगे तो x माइनस 1, एक्स माइनस 2 और x माइनस 3, तो यहाँ पे a के साथ में x माइनस 2 और x माइनस 3 आ जाएगा। फिर b के साथ देखेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 3 प्लस c के साथ देखेंगे तो x माइनस 1 और x माइनस 2 आ जाएगा। इसको आप थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखेंगे तो a x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस b x माइनस 1 x माइनस 3 प्लस c x माइनस 1 और x माइनस 2। ये बिल्कुल बटे वाले गुणांक तो पहले वाले की तरह। तो आपको क्या करना पड़ेगा, a चाहिए तो b और c के जीरो करने गुणांक, और b और c के गुणांक जीरो तभी होंगे जब x की जगह 1 रखेंगे। तो x की जगह कितना रखना पड़ेगा, सबसे पहले x की जगह 1, तो लेफ्ट साइड में 1 इक्वल टू a 1 माइनस 2 और 1 माइनस 3। बाकी के गुणांक तो जीरो हो जाएंगे क्योंकि आपने रखा ही वो वाला x है। अब यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 1 इक्वल टू a माइनस 1 और इधर माइनस 2, ये 2a हो गया। तो आप कह सकते हो a की वैल्यू 1/2 निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, a की वैल्यू 1/2 निकल के आएगी। ओके, अब x की जगह 2 रखना पड़ेगा, अगला चाहिए गुणांक तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब a का गुणांक 0, b के गुणांक में देखेंगे तो 2 माइनस 1 और 2 माइनस 3 और c का गुणांक भी 0 हो जाएगा। अब देखेंगे तो लेफ्ट साइड में 2 है और यहाँ पे 2 माइनस 1 2 माइनस 3, तो ये बच्चों माइनस का b है। तो आप कह सकते हैं b की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, b की वैल्यू माइनस का 2। ओके, अब बताओ c के लिए क्या रखना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे होंगे, आप c की वैल्यू चाहिए तो x इक्वल टू 3 रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो, क्योंकि बाकी के दोनों गुणांक खत्म करने हैं। तो x माइनस 3 और x माइनस 3 दोनों में, तो x की जगह 3 रख देते हैं। तो 3, इसे a का गुणांक खत्म, b का गुणांक खत्म हो जाएगा और c के साथ में कितना आएगा, 3 माइनस 1 और 3 माइनस 2, 3 इक्वल टू ये हो जाएगा 2c। देखो वैल्यू देखेंगे तो 2 और 1, तो 2c। तो बताओ c की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, तो c की वैल्यू निकल के आएगी 3/2। ठीक है, ए बी सी का मान। अब a b एंड c का मान जो आया होगा उसको समीकरण नंबर 1 में रख दो। a b तथा c का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। जैसे समीकरण 1 में रखेंगे तो x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर देखेंगे तो कितना आएगा, 1/2 x माइनस 1 माइनस यहाँ पे ये माइनस 2 और x माइनस 2 और 3/2 और ब्रैकेट में x माइनस 3। अब यहाँ पे देखेंगे तो समाकलन करने पर, अब समाकलन की बात आएगी तो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन से। यहाँ पे -2 कांस्टेंट है वो बाहर आ गया होगा और अगले वाले में कांस्टेंट कितना है, 3/2, तो ये बाहर आ जाएगा। अब आप इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 लॉग के अंदर x माइनस 1, 2 लॉग के अंदर x माइनस 2 और 3/2 तो लॉग के अंदर x माइनस 3। ठीक है, और ये प्लस का c, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो आई थिंक थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन दोनों सेम है। आप ऐसे कई बच्चों ने थर्ड क्वेश्चन के बाद में ये अपने आप से भी कर लिया होगा। आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हम बढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन की तरफ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। वैसे तो आप इसको पिछली 7.4 प्रश्नावली की हेल्प से भी कर सकते हैं इस सवाल को पर्टिकुलरली, लेकिन यहाँ पे हम आंशिक भिन्न की सहायता से क्या सोच सकते हैं वो बारे में देखिए। तो देखिए आपको जो ये क्वेश्चन दे रखा है इसमें ऊपर 2x है, नीचे वाला पार्ट जो दे रखा है
क्या इसको आप गुणनखंड में लिख सकते हो? तो बिल्कुल हाँ, इसको हम गुणनखंड में लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 दे रखा है, इसके गुणनखंड में बात करेंगे तो इसके गुणनखंड हो जाएंगे x+1 और x+2। ये जो बटे वाला पार्ट लिखा है इसके गुणनखंड में तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स प्लस 2, पहले दो में से कॉमन आ रहा है x, तो x+2, अगले दो में से कॉमन आ रहा है 1, तो x+2। अब x+2 कॉमन लेंगे तो साथ में बच जाएगा x+1। तो ये जो नीचे वाला पार्ट लिखा हुआ है वो x+1 और x+2 है। अब आप इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखोगे तो i बराबर क्या आएगा, क्योंकि हमको तो अल्टीमेटली क्या करना है, इंटीग्रेशन ही करना है। तो 2x और नीचे x+1 और x+2 और ये dx है। अब आंशिक भिन्न इसका लिख सकते हैं क्योंकि गुणनखंड हो गए हर वाले पार्ट के। अगर हर के गुणनखंड नहीं होते हैं तो फिर तो आपको 7.4 के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। तो आंशिक भिन्न रूप, आंशिक भिन्न के अकॉर्डिंग 2x और बटे में x+1 और ये x+2 है। तो a के बटे में x+1 प्लस b के बटे में x+2, इसको सॉल्व करेंगे तो x+1 x+2 और बराबर लिखेंगे तो a इसमें x+2 b x+1 और बटे में x+1 और x+2। ये दोनों पार्ट कट जाएंगे इससे, तो आपके पास में आएगा 2x बराबर a x+2 प्लस b x+1। ये आपका इंटीग्रेशन है और ये इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ से आपको a एंड b की वैल्यू निकालनी है, तो बहुत इजी है। a की वैल्यू चाहिए तो b का गुणांक 0 करो, b का गुणांक 0 होगा x = -1 पर। तो यहाँ पे क्या रखना है, x = -1। अब x = -1 रखेंगे तो 2 गुणा -1 a -1 प्लस 2 और b का गुणांक है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, -2 = a आ गया, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अब b चाहिए तो a का गुणांक 0 करना पड़ेगा और a का गुणांक 0 होगा बच्चों x = -2 पर। तो x = -2 रखेंगे, 2 गुणा -2, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताओ क्या होगा। तो a की वैल्यू में आप x की जगह -2 रख रहे हो तो a का गुणांक 0 हो जाएगा एक तरह से, और b के साथ में क्या आएगा, -2 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो -4 और यहाँ पे माइनस का b, तो कह सकते हैं b की वैल्यू +4 आ रही है। b की वैल्यू क्या आ रही है, +4। a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू +4 आ गई। ओके, अब आप समीकरण 1 के अंदर पहुंच जाओ, a एंड b की वैल्यू पुट करते हुए। समीकरण 1 में क्या करना है, समीकरण 1 में a तथा b का मान रखने पर, अब a और b का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो आपके पास में क्या बनेगा, 2x बटे में x+1 और x+2 बराबर लिखेंगे तो -2 बटे x+1 और 4 बटे x+2। अब समाकलन कर दो। अब समाकलन करने की बात आती है तो -2 तो कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 4 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन आप आसानी से हो सकते हैं, -2 log मोड के अंदर x+1 प्लस 4 log मोड के अंदर x+2 और ये प्लस का c, ठीक है। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कोई लॉग की प्रॉपर्टी से सिंप्लीफाई किया होगा, बट आई थिंक आप एग्जाम में ELV कराओगे और सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो भी सही माना जाएगा, क्योंकि वो सिंप्लीफिकेशन है और सिंप्लीफिकेशन की कोई ऐसी लिमिट नहीं होती कहाँ तक सिंप्लीफाई करना है। तो ये भी इसका सही आंसर है, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आई थिंक। ओके, चलिए 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। जैसे आप बदल के देखोगे तब आपको उसको नजर आएगा कि जैसे इसको लिखता मैं x² -1, प्रॉपर रूप में लिखने की कोशिश करते हैं, और नीचे वाले पार्ट में से माइनस कॉमन ले लेंगे और ऊपर का माइनस हटा देंगे तो नीचे दिखेगा 2x² - x। ये एक अनुचित फलन है, और अनुचित फलन है तो आप इंटीग्रेशन के लिए आंशिक भिन्न डायरेक्टली नहीं लिखोगे,
पहले इसको प्रॉपर यानी उचित फलन बनाओगे। कैसे बनाते हैं उचित फलन, तो ध्यान समझना, इसमें अंश वाले पार्ट के अंदर हर का भाग देना होता है। इतने 2x² माइनस एक्स का भाग दे देंगे x² माइनस 1। अब बताइए भाग कितनी बार जाएगा, तो 1/2 बार जाएगा। 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस का x/2 माइनस और ये प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा x/2 माइनस 1। ठीक है, अब आपने ये तो फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अगर मैं इधर भाजक का भाग दे देता हूँ, क्या करता हूँ, भाजक का भाग दे देता हूँ, तो इधर भी बटे में सबके भाजक लग जाएगा, भाजक से भाजक कट जाएगा, तो भाज्य बटे भाजक लिख सकते हैं भागफल प्लस शेषफल बटे भाजक। कहने का मतलब इसको हम लिख सकते हैं 1/2 तो भागफल आ गया प्लस शेषफल x/2 माइनस 1 और बटे में भाजक यानी 2x² माइनस एक्स। अब आप इसको देखोगे तो ये आपका प्रॉपर फलन है। कैसा है, प्रॉपर। अब क्या करते हैं कि ये जो पार्ट है ये प्रॉपर हो गया है, इस पार्ट को आप इंटीग्रेट करने से पहले क्या करोगे, आंशिक भिन्न में कन्वर्ट कर दोगे। तो देखिए x/2 माइनस 1 और नीचे वाले पार्ट को आप वापिस से गुणनखंड में लिखना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हैं। अब इसके आंशिक भिन्न आप अंश वाले को छोड़िए, हर को देख के बताइए क्या हो सकते हैं। तो आप या तो इसके और प्रॉपर रूप में लिख दो, तो लघुत्तम लेंगे तो x माइनस 2 हो जाएगा और बटे में हो जाएगा 2x और ये 2x माइनस 1। अब बताओ इसके आंशिक भिन्न क्या होंगे, तो a बटे 2x होगा और b बटे 2x माइनस 1, b बटे 2x माइनस 1। ठीक, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। अब आप इनके लेफ्ट साइड में x माइनस 2, 2x और 2x माइनस 1 लघुत्तम लेंगे तो a के साथ में जाएगा 2x माइनस 1 और b के साथ में 2x और बटे वाला पार्ट 2x गुणा 2x माइनस 1। x माइनस 2 a के साथ में 2x माइनस 1 और b के साथ में 2x। अब यहाँ से a एंड b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो वही पुराना तरीका, x की जगह 0 रख देते हैं जिससे b का गुणांक खत्म हो जाएगा, तो 0 माइनस 2 a 0 माइनस 1। तो यहाँ से देखेंगे तो माइनस 2 बराबर माइनस a, यानी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, a की वैल्यू 2। अगला x इक्वल टू क्या रखें कि b का गुणांक मिलेगा, तो ये a का गुणांक खत्म होना चाहिए, x की जगह क्या रखेंगे 1/2, कितना रखेंगे x की जगह 1/2। अब x की जगह 1/2 माइनस 2 बराबर a का गुणांक तो खत्म हो गया और b के गुणांक में 2 गुणा 1/2। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो लेफ्ट साइड माइनस का 3/2 और इधर क्या आ जाएगा b, 2 से 2 कट जाएगा, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3/2 आ गई। a और b मिल गए। अब यहाँ पे a एंड b की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, यहाँ तक तो हम कर ही चुके हैं पहले से, तो ध्यान से देखना a एंड b की वैल्यू क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से। तो 1 में क्या लिखा हुआ है, ये देखो x/2 माइनस 1 लिखा हुआ है, x/2 माइनस 1 और बटे में x और 2x माइनस 1। ये कितना आ गया, a की जगह 2 है तो 2/2x, b की जगह कितना है माइनस का 3/2 और ब्रैकेट में बटे में 2x माइनस 1। अब ये तो है जो यहाँ पे पहुंचा हुआ है, तो आप अब जो आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन था 1 माइनस एक्स स्क्वायर और x और 1 माइनस 2x, इसकी जगह क्या रख सकते हो, अब ये वाली वैल्यू समीकरण 1 से लिखी रही है और इसके आगे 1/2 लगा देना है, तो ये वाली वैल्यू प्लस 1/2। अब ये कटेगा तो 1/x, इतना तो ऑब्वियस है, और इधर देखें 3/2 और इधर 2x माइनस 1। ये आपके पास में फलन टूट के आ गया आंशिक भिन्न के रूप में, देख पा रहे होंगे। तो यानी हमने क्या किया, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये अनुचित फलन था, उसको उचित बनाया, उचित बना के इसके आंशिक भिन्न लिख लिए, आंशिक भिन्न के बाद में तुलना करते हुए a एंड b की वैल्यू निकाली। अब a एंड b की वैल्यू निकाल के वापस ऊपर रखेंगे और ये दोनों पार्ट मिला के वापस स्टार्टिंग जो था उसके इक्वल टू रख दिया, यानी हमारा जो फलन है वो टूट के इस पार्ट में कुछ दिखने लग गया। अब क्या करना है, समाकलन करना है। अब समाकलन करेंगे तो सिंपल क्या करेंगे, इसके आगे इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे,
तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स और 1 माइनस 2x बराबर देखेंगे तो 1/2 कॉन्स्टेंट है इसलिए आगे आ गया dx। यहाँ पे dx बटे x, यहाँ पे 3/2 कॉन्स्टेंट है, माइनस का साइन भी है, और यहाँ देखेंगे तो 2x माइनस 1। अब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इसका x/2 हो जाएगा, इसका log x हो जाएगा। अब बताओ अगले वाले कितना होगा, 3/2 log 2x माइनस 1, और ये गुणांक भी x का 2 है इसलिए बटे में 2 आ जाएगा। ध्यान रखना इसमें बच्चे गलती कर लेते हैं, x का गुणांक 2 नहीं लिख पाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका गुणांक x का 2 है तो 2 बटे में आएगा, इसलिए यहाँ पे 2 लिख दिया है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन आप में से कई बच्चों का जरूर डाउट रहा होगा, पर इस डाउट को सॉल्व करने का जो प्रॉपर तरीका था मैंने बता दिया। पहले ये पहचान करिए कि अनुचित फलन है, अगर पता लग जाता है कि अनुचित फलन है तो आप इसके अंदर आंशिक भिन्न के रूप में इसको तोड़ते जाइए और ए बी सी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब इस वीडियो में इतने रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से और आगे वाला पार्ट समझाऊंगा, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको अप्रोच मिल गया है, तो अब तो केवल कैलकुलेशन पार्ट ही बचता है जो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।